नमस्कार। भारत रोज बोल के नवीन संस्करण में आपका स्वागत है। मैं अधिवक्ता संजीव वोहरा भारत रोज बोल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारत रोज बोल अर्थात भारत की बात। बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी लाल किले से पीएम मोदी के भाषण पर फंसी बीजेपी की, राहुल गांधी से डरी बीजेपी सरकार की। देखेंगे महाराष्ट्र में एनडीए की बढ़ती मुसीबतों को, कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में हुए बवाल को, जानेंगे अयोध्या पर फंसी योगी सरकार की और बुलेटिन के आखिर में बात बाकी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में रहने वाले मणिपुरी लोगों से मिले राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानकारी, बोले लोगों ने दिल दहला देने वाले अनुभव किए साझा। अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीमाओं पर हुई घटनाओं को लेकर जताई चिंता, कहा 15 अगस्त को ये भी सोचें कि कैसे सुरक्षित हों हमारी सीमाएं। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने छत्रसाल स्टेडियम में फहराया तिरंगा, केजरीवाल को लेकर गहलोत ने दिया बयान, कहा केजरीवाल जल्द बाहर आकर सालों तक फहराएंगे तिरंगा। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी, शाम 5:30 बजे करेंगे मुलाकात। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण दिया। 98 मिनट तक वो बोले। बात 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, लेकिन कैसे देश विकास करेगा इसका रोड मैप पीएम नहीं दे पाए, तो विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण पर ही उन्हें घेर लिया। आजादी की 18वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण से विपक्ष के तमाम मुद्दे नदारद रहे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी सरकार की मंशा जाहिर की। भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। अपने इस भाषण के बाद पीएम विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि संविधान सबसे बड़ा है, संविधान जो अनुमति देगा वही तो होगा। वही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम के भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि देश के पीएम नहीं बल्कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता भाषण दे रहा हो। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कोड। वही एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, इसीलिए पीएम मोदी सेकुलर सिविल कोड की बात कह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का घोर अपमान किया है कि आजादी के बाद से अब तक देश में सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। लाल किले पर पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उस पर विपक्ष ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ सरकार का जो बर्ताव इस दौरान दिखा उसे विपक्ष ने शर्मनाक कह दिया। देश की आजादी के कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील करने का आरोप लगा दिया। तो क्या हुआ नेता विपक्ष के साथ, जिस पर तेज हो गया विवाद? देखिए ये रिपोर्ट। लाल किले पर हुए आजादी के कार्यक्रम पर भी अब राजनीति का साया बढ़ते दिखाई देने लगा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लाल किले पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 11 साल बाद ये पहला मौका था जब नेता प्रतिपक्ष लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल हुआ हो। लेकिन इस कार्यक्रम की जो तस्वीर सामने आई उसने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता को बैठने के लिए चौथी लाइन की सीट दी गई। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीछे की पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर है। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई आई कि इस बार बड़ी संख्या में ओलंपिक खिलाड़ियों को आगे पंक्ति में बैठने की जगह दी गई थी, जिस कारण से राहुल गांधी को पीछे की सीट दी गई। लेकिन सरकार की सफाई पर भी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे। तो इन क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कोई परवाह नहीं है। रक्षा मंत्रालय का बयान सरकार को और बेनकाब कर रहा है। श्रीनेत ने कहा कि ये सच है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी 5वीं लाइन में बैठे या 50वीं, वो जननायक ही रहेंगे। लेकिन आप लोग इस तरह की गलीज हरकतें करना कब बंद करेंगे? कांग्रेस प्रोटोकॉल की बात कर रही है तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सब डर गई है मोदी सरकार। वैसे डरी हुई तो बीजेपी भी दिखाई दे रही है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद ही होने हैं। इसमें से महाराष्ट्र में तो बीजेपी के सहयोगी उसे छोड़ने की तैयारी करते दिख रहे हैं। अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है, तो क्या कहा अजीत ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में हलचल तेज है। ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में अजीत पवार चाचा शरद पवार के लिए नरम रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार चाचा शरद गुट में शामिल हो सकते हैं। जब अजीत पवार से शरद गुट में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो अजीत पवार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अजीत पवार के इस बयान ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। उनके बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि ये सवाल ऐसे वक्त में किया गया है जब उनके हाल ही में दिए गए बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अजीत पवार ने कहा था कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूँ। राजनीति को घर परिवार से अलग रखना चाहिए। मैंने पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की। ये परिवार के लिए गलत था। इससे पहले एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल ने कहा था कि अगर अजीत पवार पार्टी छोड़कर ना जाते तो वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनते, और ये भी कहा कि वो लोग हमारे संपर्क में हैं। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अजीत पवार फिर से शरद पवार के साथ जाएंगे। हालांकि फिलहाल उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। अजीत अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो पहले से ही मुश्किल में दिख रही बीजेपी और बड़े संकट में फंस जाएगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस समय संकट में दिखाई दे रही है। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए घटना ने ममता सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है और बीती रात अचानक ही गुस्साई भीड़ घटना स्थल पर पहुंच गई और उसने जमकर हंगामा किया। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 36 घंटे से लगातार काम कर रही महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर पीड़िता के लिए न्याय की मांग उठ रही है। महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक शोषण की खबर से लोगों के अंदर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का प्रदर्शन अब हिंसक होता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस कर्मियों से भी उनकी झड़प हुई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। बता दें कि पुलिस ने पीड़िता के माता पिता को कहा था कि उनकी बेटी ने खुद की जान ले ली, जिसके बाद से कोलकाता पुलिस के खिलाफ ही लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। ने भी घटना पर दुख जताते हुए देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देश की आधी आबादी महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? इस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? प्रशासन ने अपराध को छुपाने की कोशिश क्यों की? फिलहाल सीबीआई मामले में जांच कर रही है। ऐसे में अब केस में क्या नया मोड़ आता है? क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती पर लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है, तो गुस्सा इस वक्त किसानों का भी उबाल मार रहा है। फसलों के एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। आज किसानों ने पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार को चेतावनी दी। देखिए रिपोर्ट। किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं। धीरे धीरे किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। अब एक बार फिर से किसानों के ट्रैक्टर मार्च का आगाज हो गया है। किसानों के मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने 15 अगस्त को पंजाब में वाघा बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च में हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए, जिससे ट्रैक्टर की कई किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार उनको हल्के में ना ले। ये ट्रैक्टर मार्च ये संकेत था कि हम अपनी मांगों को पूरा कराए बिना पीछे नहीं हटने वाले हैं। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल 13 फरवरी को फसलों के लिए
लेकर किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा वहीं बैठे हैं और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं और ये साफ कर रहे हैं कि अगर उनकी मांग को अनदेखा किया गया तो किसान बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो सरकार पर और ज्यादा भारी पड़ सकता है। यानी किसानों का आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है। तो वहीं अयोध्या को लेकर चल रहा विवाद भी थम नहीं रहा है। एक बार फिर अयोध्या सवालों में है। पहले अयोध्या में सजावट के लिए लगी लाइटों की चोरी का मामला उठा था और अब इस मामले में बड़े भ्रष्टाचार के संकेत भी मिलने लगे हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब उस समय अयोध्या की सड़कों पर लगाई गई लाइटें काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। उसका श्रेय बीजेपी ले रही थी, लेकिन जब लाइटें चोरी हुई तो प्रशासन इस मामले में पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। अयोध्या प्रशासन ने दावा किया कि जिन लाइट की चोरी होने की बात कही जा रही है वे शायद कभी लगाई ही नहीं गई। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गौरव दयाल ने बताया कि इस मामले की जाँच की जा रही है। हमने ठेकेदारों के खिलाफ सरकार को धोखा देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। बता दें कि अयोध्या में रामलला के मंदिर की ओर जाने वाले राम पथ और भक्ति पथ पर लगाई गई 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबर प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने की एक शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी है और अब इस तरह से प्रशासन का इस मामले पर कार्रवाई करने के बजाय जिसने शिकायत की है उस पर कार्रवाई करना किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी शांति नहीं दिख रही है। आज आवामी लीग के नेताओं की तरफ से बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश उन पर भारी पड़ गई, लाठियां चल गई। बांग्लादेश में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। शेख हसीना के समर्थकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब 15 अगस्त को शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर बांग्लादेश के धान मंडी इलाके में हिंसा हुई। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और लोगों के साथ मारपीट की खबर भी आ रही है। दरअसल धान मंडी इलाके में ही पूर्व पीएम शेख हसीना का घर है, जहां आवामी लीग के कार्यकर्ता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। बता दें कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की सेना के अधिकारियों ने गोली मारकर जान ले ली थी, जिसके बाद से बांग्लादेश में इस दिन छुट्टी रहती है। देश भर में लोग मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन इस बार झड़पों के डर से कई लोग घरों के अंदर ही रहे। शहर भर में दुकानें बंद रही और जो लोग निकले उन पर छात्रों ने हमला बोल दिया। मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया। इससे पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी रद्द कर दी थी, साथ ही शोक दिवस मनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद आवामी लीग के कार्यकर्ता धान मंडी पहुंच गए और वहां हिंसा भड़क गई। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।